गुड मॉर्निंग सभी को। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है और हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि सार्थक पहल जो है अभी निरंतर इसी तरीके का प्रयास करते हुए सफलतम 4 वर्ष बिता दिए और हमारा प्रयास यही रहेगा कि आगे भी इसी तरीके से हम कार्य करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्धन वंश। वर्धन वंश अर्थात पुष्यभूति वंश। ये जो पुष्यभूति वंश है, प्रारंभ में ये गुप्तों के सामंत थे और जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। प्रारंभिक शासक में हमने एक नाम पढ़ा था पुष्यभूति। पुष्यभूति, उसके बाद में प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के बाद में राज्यवर्धन और राज्यवर्धन के बाद में हर्षवर्धन। 630 ईस्वी के लगभग में हमें कायक से जानकारी मिलती है, एवोल प्रशस्ति। एवोल प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि 630 ईस्वी के लगभग में हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर बुरी तरीके से पराजित किया था और दक्षिण सीमा उसकी निर्धारित कर दी। दक्षिण सीमा क्या होगी उसकी? नर्मदा नदी। फिर हम पढ़ते हैं कश्मीर का इतिहास। किसका है कश्मीर का इतिहास? कल्हन की राजतरंगिणी। कल्हन की राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है और उसमें हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। तो उससे इस बात का अनुमान लगाते हैं और ऊपर से क्या, जब वो शासक बना था एक उपाधि धारण की थी उसने, शिलादित्य, मतलब शिव की। तो प्रारंभिक तौर पर वो शिव का उपासक था और ये कश्मीर से शुरू होता था ये। तो उत्तरी सीमा कश्मीर, पश्चिमी सीमा गुजरात और पूर्वी सीमा क्या? आसम। पश्चिम, क्योंकि कामरूप का जो शासक है, क्या नाम था उसका? प्रभाकर वर्मन, भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन उसका मित्र था और उसने उसका सहयोग किया था। तो इस तरीके से गुप्त साम्राज्य के बाद में हर्षवर्धन ही एकमात्र शासक था जिसने संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया था। संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया था। उसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना थी वैनसोंग का आगमन। वैनसोंग आया था उसके शासनकाल में। सीयूकी नामक एक ग्रंथ लिखा, वो नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, वहां पढ़ाई की, बौद्ध ग्रंथों का उसने संकलन किया था। अब हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगम काल। संगम बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, संगम काल। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। संगम काल, संगम साहित्य, संगम क्या है, कितने संगम हुए थे, ये सारी बातें हमें पूछा जाता है। क्या होता है संगम का अर्थ? प्रिया मैडम बताइए। संगम मतलब संघ, और इसमें जो है तमिल लेखक थे वो। संगम का मतलब होता है संघ। संघ या परिषद हो सकता है, संघ या परिषद। परिषद में क्या होता है? ढेर सारे व्यक्ति एक साथ में आकर मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो परिषद, और विशेष रूप से तमिल कवियों का संघ या परिषद। तमिल कवियों का संघ या परिषद। क्या उद्देश्य था इनका? उद्देश्य तमिल साहित्य का संकलन। तमिल साहित्य का संकलन। तमिल साहित्य का संकलन। क्लियर होगी? यदि क्वेश्चन पूछे संगम क्या है, तो संगम क्या है? संघ या परिषद है जिसमें तमिल कवियों का एक संघ था और इनके द्वारा तमिल साहित्य का संकलन किया गया। एकदम कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा, संघ या परिषद।
किसके समय में हुआ था? जैसे दक्षिण भारत के राज्य तो पांड्य, चोल, चेर, ये है राष्ट्रकूट, ये तो किसके समय में हुआ था संगम साहित्य? पांडे के समय। पांडे, पांडे, ठीक लिखेंगे। संगमों को संरक्षण पांडे शासकों ने दिया। संगमों को संरक्षण पांडे शासकों द्वारा दिया गया। किन वंशों की जानकारी मिलती है? संगम साहित्य में चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर, पांडे वंश की जानकारी मिलती है। चोल, चेर, पांडे वंश की जानकारी मिलती है। कब हुआ था ये संगम? तो अलग अलग इसके बारे में सबसे पहला कथन है नीलकंठ शास्त्री, और ये सबसे मान्य भी है। नीलकंठ शास्त्री इन्होंने बोला है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य, ईसा पूर्व नहीं है इसमें, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य संगम काल का आयोजन किया गया। और भी लोगों ने विचार व्यक्त किए। फिर मान्य मत ये था, सर्वाधिक मान्य कि 100 से 250 ईस्वी के बीच में या लगभग इसी के बीच में ये आयोजन हुआ था। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें, ये दक्षिण भारत है, ठीक है, दक्षिण भारत। जब मैपिंग करना हो तो और कुछ दर्शाना हो तो भारत को दो भागों में बनाते हैं, एक दक्षिण भारत और उत्तर भारत। उत्तर का दर्शाना हो तो उत्तर भारत, दक्षिण का दर्शाना हो तो दक्षिण भारत। पूरे भारत का दर्शाना हो तो फिर पूरा भारत दर्शाते हैं, ठीक। अब जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में दर्शाना हो तो इधर दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर पुत्र साम्राज्य वगैरह ऊपर दिखाने की आवश्यकता होती है। फिर अफगानिस्तान ये वाले क्षेत्र दिखाना होता है। तो चोल, चेर और पांड्य, तो 3 शासक ये है। तो ये चोल, चेर और पांड्य, सॉरी ये है चोल, चेर और ये पांड्य शासक। तो ये 3 साम्राज्य जो है विस्तृत थे, और यही बताया मैंने, ये उत्तर भारत में नहीं है, ये कहाँ है? सिर्फ इधर दक्षिण भारत के भी एकदम दक्षिण पार्ट में स्थित है। चोल, चेर और पांड्य 3 वंशों की जानकारी मिलती है। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार इनका समय कब से? 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य। संगमों को संरक्षण किसने दिया? सर्वाधिक पांड्य शासकों ने दिया था। कहाँ आयोजन हुआ इनका? कहाँ आयोजन? पांड्य शासकों के समय में तो हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? मदुरै। कहाँ हुआ? अलग अलग पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला संगम पढ़ते अपन, प्रथम संगम। प्रथम संगम, प्रथम संगम मदुरै। प्रथम संगम मदुरै। मदुरै किसकी अध्यक्षता में? अध्यक्षता किसने की थी? किसी को पता है क्या? ऋषि अगस्त। ऋषि अगस्त की अध्यक्षता। प्रथम संगम मदुरै में किसकी अध्यक्षता में?
ऋषि अगस्त की, और इस संगम की एक भी बुक उपलब्ध नहीं है। एक भी बुक उपलब्ध नहीं है। अगस्त ऋषि एवं कौंडिन्य ब्राह्मण अगस्त ऋषि एवं कौंडिन्य ब्राह्मण को वैदिक संस्कृति दक्षिण भारत में पहुंचाने का या प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। किसको? अगस्त ऋषि कौंडिन्य ब्राह्मण। वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? पहला जो संगम हुआ वो मदुरई में हुआ, ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में हुआ। अभी एक लाइन और लिखवाऊंगा कि कितने कवियों ने लगभग इसमें हिस्सा लिया था, कितनी रचनाएं इसमें रची गई थी, ये भी लाइन लिखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास में एक भी उपलब्ध नहीं है। लिखेंगे पांड्य शासकों के 89 पांड्य शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था और 4499 कवियों की रचनाएं इसमें सम्मिलित हुई थी। अब दूसरा संगम, द्वितीय संगम। ये काम हुआ था द्वितीय संगम। नहीं पढ़ाया मैंने आपको? पढ़ाया है ना, बस इतना बोलो, जरूरी नहीं है सब याद हो। ऑनलाइन वालों में से किसी को पढ़ाया था क्या मैंने? द्वितीय संगम नहीं, नंदनी मैडम नहीं है आज। द्वितीय संगम जो हुआ है वो कपाटपुरम। अब याद आया? कपाटपुरम, और क्या बोलते हैं इसे? अलवै। ये दो शब्द मिलते हैं, कपाटपुरम या अलवै। द्वितीय संगम, और अध्यक्षता 2 लोगों ने की थी इसमें भी। अध्यक्षता एक तो रहेंगे ऋषि अगस्त, और दूसरा है तुगलक पियर। तुगलक पियर की एक बुक है, तुगलक पियर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। कैसे? जैसे तुगलक पियर जो बुक है, किसने लिखा, किस संगम में इसकी रचना हुई है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या तीसरा पूछ लेते हैं। इसका संबंध क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? विषय वस्तु क्या है इसकी? तो ये तो उत्तर पता है प्रिया को। व्याकरण। किस भाषा का व्याकरण? संस्कृत व्याकरण।
संस्कृत व्याकरण नहीं जी, आप चुप हो रहे तमिल हैं। व्याकरण। तमिल व्याकरण होगा, तमिल है ये सब, तो संस्कृत कहाँ से होगा इसमें, है ना? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। क्या चीज है ये? तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। लिखा किसने है? तोलकाप्पियम। ये रचनाकार है और ये उनकी बुक है। और क्या चीज है ये? तमिल व्याकरण ग्रंथ है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, वैसे ही तोलकाप्पियर की तोलकाप्पियम। क्लियर हो गया ये? तो ये कपाटपुरम अलवै में हुआ था। अध्यक्षता ऋषि अगस्त और तोलकाप्पियर ने की थी। और इसमें एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है तोलकाप्पियम, और एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जी। कपाटपुरम, कपाटपुरम या अलवै, एक शब्द आता है अलवै जी। अध्यक्षता में ऋषि अगस्त, ऋषि अगस्त इस संगम को 59 पांडे शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और 49 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अब लिखेंगे तृतीय संगम, तृतीय संगम, तृतीय संगम। और तृतीय संगम हुआ है उत्तरी मदुरै में, उत्तरी मदुरै। और इसकी अध्यक्षता करेंगे नक्कीरर, नक्कीरर, इसकी अध्यक्षता करेंगे नक्कीरर, नक्कीरर। और पुस्तक है इस समय की महत्वपूर्ण बुक जो है इसमें लिखा गई थी। जैसे इसमें तोलकाप्पियम, ठीक है, इसकी कोई महत्वपूर्ण बुक उपलब्ध नहीं है। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बुक थी एतु तोकी, एतु तोकी, एतु तोकी, एतु तोकी। तीसरे संगम में तीन महाकाव्यों की भी रचना हुई, तीन महाकाव्यों की रचना हुई थी। एक है उसमें शिलप्पादिकारम, शिलप्पादिकारम। दूसरा मणिमेखले, मणिमेखले। मणिमेखल, मेखले करेंगे। और जीवक चिंतामणि। ये तीन महाकाव्य, शिलप्पादिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। ये जीवक चिंतामणि जब बुक आती है तो कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 बुक ही रहती है, उसमें से बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बुक तमिल साहित्य से संबंधित नहीं है। तो ये जीवक चिंतामणि को हम अलग कर देते हैं, बोलते हैं ये वैदिक साहित्य की बुक है। तो है तो वैदिक साहित्य की जानकारी मिलती है, लेकिन इसकी रचना काल में हुई है, संगम काल में हुई है। क्लियर एकदम? नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। तो लिखेंगे इसके रचनाकार भी हम देखेंगे।
कौन सी? शिलप्पादिकारम इलंगो आदिगल। किसने लिखा है? शिलप्पादिकारम इलंगो आदिगल। मणि मैखले लिखा है शीतले सत्यनाथ। मणि मैखले शीतले सत्यनाथ। और जीवक चिंतामणि, हमने प्रबंध चिंतामणि तो पढ़ा है, हम अभी बात कर रहे हैं जीवक चिंतामणि। तिरुंत तिरुंत कदेवर। तिरुंत कदेवर। तिरुंत कदेवर। क्लियर एकदम? तो 3 संगम हुए 100 से 300 ईस्वी के बीच। पांड्य शासकों ने इसको संरक्षण दिया था। 3 राजवंशों की जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य। 3 संगम अलग अलग स्थान पर हुए। पहला संगम मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा उत्तरी मदुरै। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? ऋषि अगस्त ने। दूसरे की ऋषि अगस्त और एक और था उनके साथ में तोलक्कापिया। पहले ऋषि अगस्त और उसके बाद में, ऐसे नहीं कि दोनों ने एक साथ की, नहीं, एक व्यक्ति का जीवन निर्धारित होता है, इसके बाद में उसके स्थान पर दूसरे को करना पड़ता है। ठीक, तो उसके बाद में तोलक्कापिया, क्योंकि ये 10-10, 15-15 साल चलती थी, ये 20-20 साल, 100-100 साल चली है। तो इसलिए अब एक व्यक्ति तो इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो ऋषि अगस्त और तोलक्कापिया ने, और इसमें महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है तोलक्कापियम, जो कि तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ। अध्यक्षता इसकी नक्कीरर ने की और एतुतो की एक बुक, इसके अलावा शिलप्पादिकारम, मणि मैखले, जीवक चिंतामणि, इन महाकाव्यों की भी रचना हुई है। क्लियर एकदम? अब कुछ हम कुछ बड़ी जो बुक है उसको पढ़ेंगे, जो तमिल साहित्य रचनाकार इलंगो आदिगल। शिलप्पादिकारम के, अभी कुछ मत लिखो, शिलप्पादिकारम के रचनाकार कौन है? इलंगो आदिगल। मणि मैखले के शीतले सत्यनाथ। सत्यवार है, नार नहीं, पंजाबी की बात नहीं कर रहे, सत्यवार। और जीवक चिंतामणि तिरुंत कदेवर। तिरुंत कदेवर। ठीक, और रचना देखते हैं। जैसे हम इलंगो आदिगल, अभी सुन लो पहले, इलंगो आदिगल कौन है? ये शिलप्पादिकारम के रचनाकार। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ये इतना सा क्वेश्चन आएगा, इलंगो आदिगल, तो हम लिखेंगे संगम साहित्य के प्रमुख रचनाकार, और इनके द्वारा शिलप्पादिकारम नामक महाकाव्य की रचना की गई। तब जाके हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। सिर्फ शिलप्पादिकारम लिख लेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक, इसमें एक ये तमिल साहित्य की महिला प्रधान बुक है। ये जो शिलप्पादिकारम है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? महिला है। शिलप्पादिकारम महिला प्रधान पुस्तक है। इसमें कोवलन, शिलप्पादिकारम में लिखेंगे कोवलम तथा कनंगी, कोवलम तथा कनंगी की कहानी है। अब इसी प्रकार शीतले सतना, इसके बारे में भी लिखते हैं हम। तो कोवलन व कनंगी की कहानी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बुक कौन सी बताई थी हमने? मणि मैखले। और इसके रचनाकार कौन है? शीतले सतना, सत्यवा। इसकी कहानी जो है वो किसकी है? यहाँ पे भी एक लाइन हमें ऐड करना है, एक लाइन। मणि व माधवी की, सॉरी थोड़ा और डिटेल में, मणि कोवलन व माधवी की बेटी थी।
मणि ने बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया एवं साध्वी बन गई, एवं साध्वी बन गई। अब हम बात करेंगे तिरुंतक, जो तीसरा जो महत्वपूर्ण क्या, तिरुंत कदेवर। इसकी रचना कौन सी? जीवक चिंतामणि, जो एक चोल राजकुमार था, चोल राजकुमार। इसने 8 विवाह किए। किसने? तिरुंतक ने या जीवक ने? जीवक ने, है ना? जीवक चोल राजकुमार था। ठीक, ये लिखना है, थोड़ा शायद बोलने में चूक हो गई मेरे से। तो इनकी प्रमुख रचना, हम तिरुंतक कदेवर की बात कर रहे हैं, तो इसकी रचना जीवक चिंतामणि। और जीवक जो है वो चोल राजकुमार था, और कितने विवाह किए थे उसने? 8 विवाह किए थे, 8 विवाह किए थे, और जैन साधु बन गया। फिर जैन साधु बन गया था। इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं, विवाह ग्रंथ भी कहते हैं, विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो 3 राज्यों की हमें जानकारी मिलती है, तो तीनों राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। 3 राज्य कौन कौन से हैं नीला? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, ये तीनों संगम समझ में आ गया आप लोगों के? एक बार पढ़ते हैं, वीडियो को एक बार सुनते हैं, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है। हमारे यहाँ से नेट जो हिस्ट्री में क्वालिफाई करते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम उन सब चीज़ों को पढ़ाते हैं जिसको लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, और फिर नेट क्वालिफाई हो जाता है। हिस्ट्री वाले हैं ना हमारे पास में? कौन है हिस्ट्री वाले? आप हो ना? नमस्ते। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सा?